हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 इतिहास एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 इतिहास की, वो आपको प्राचीन इतिहास की जानकारी देती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इतिहास की जो टाइमलाइन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में 2022 चल रहा है। 0 जो है वो प्रभु ईसा के जन्म को शो करता है। प्रभु ईसा के जन्म से पहले का जो समय है उसको हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। इतिहास का शुरुआती समय जिसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने इस बुक के चैप्टर नंबर 2 और 3 में स्टडी भी किया है। पाषाण काल के सब पार्ट, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल में ज्यादातर जो लोग थे वो मैक्सिमम पत्थरों का यूज किया करते थे, इसलिए इतिहास के उस समय को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। हमारे इस बुक के जो अर्लियर चैप्टर हैं उनको भी हमने अच्छे से स्टडी करवा रखा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में पहले उनको व्यू कीजिए, तभी जाकर के इस चैप्टर नंबर 9 को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। पाषाण काल के बाद में 2700 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हो जाती है और लगभग 1900 से 1600 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1500 ईसा पूर्व में वैदिक काल की शुरुआत होती है और वैदिक काल में भी सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। उसके बाद में 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल की शुरुआत होती है और उसके बाद में 600 ईसा पूर्व जो है वो महाजनपद काल की शुरुआत हो जाती है। उत्तर वैदिक काल के समय में अगर हम देखें तो सामाजिक व्यवस्था इतनी ज्यादा कठोर हो जाती है कि कुछ नए विचारों का आगमन होने लगता है कि इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें सबको समानता मिल सके। इसीलिए 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल के समकालीन ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी शुरुआत होती है। अब यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपद जो है वो एस्टेब्लिश हुए 600 ईसा पूर्व के समय में। अब ये महाजनपद क्या थे तो इनके बारे में हमने अर्लियर चैप्टर में डिस्कस भी कर रखा है कि ऋग्वैदिक काल के समय में जो व्यवस्था जिसको हम जन के नाम से जानते थे, वो ही व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल में जिसको हम जनपद के नाम से जाने, और फिर इनमें से जो जनपद है, कुछ जनपद आपस में संगठित होकर के अपने आप को शक्तिशाली रूप में एस्टेब्लिश करके महाजनपद के रूप में वो एस्टेब्लिश हो पाई। तो ये 16 महाजनपद थे और इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जिसको मगध महाजनपद के नाम से जानते हैं, वो काफी ज्यादा विस्तारवादी पूर्वक अपने राज्य को उसने स्थापित किया। तो इसके बाद में महाजनपद काल के बाद में अगर हम डिस्कस करें तो फिर आता है मौर्य वंश की शुरुआत। 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच में जो है वो मौर्य वंश स्थापित होता है मगध महाजनपद के एरिया में, और मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना होती है। मौर्य वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ में मिलकर के मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसमें फिर शक्तिशाली राजा हुए थे, राजा अशोक, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में ये जो सम्राट अशोक है, इसके बारे में लास्ट चैप्टर में हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है, वहां जाकर के आप व्यू कर सकते हो। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद में जो मौर्य वंश है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। जो राजा थे वो शक्तिशाली ज्यादा नहीं रह पाए आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, जिसकी वजह से समय के साथ में मौर्य वंश का पतन होने लगा। और ये ही इसका एक बेसिक रीजन था कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो मौर्य वंश में जब शक्तिशाली राजा नहीं रहे तो इसके बाद में हमने देखा कि मौर्य वंश के सेना के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने ही इनके मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की मृत्यु कर दी। और बृहद्रथ की मृत्यु के बाद में यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वहां पर शुंग वंश की उन्होंने स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुंग वंश जो है स्थापित हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि मौर्य वंश के पतन के बाद में हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसके अलग अलग एरिया में कौन कौन से जो राज्य हैं वो डेवलप होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि मौर्य वंश के पतन के बाद में हमारा जो भारत है उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो देखो ये जो मैप है वो आपको अशोक के समय जो हमारा मौर्य साम्राज्य था भारत में उसको यहाँ पर दिखा रखा है कि अशोक के समय में 3 इंपॉर्टेंट सेंटर थे, उनकी कैपिटल पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वेस्टर्न पार्ट में अफगानिस्तान तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा था। सर्दर्न पार्ट में अगर हम बात करें तो कावेरी रिवर जहाँ फ्लो करती है वहां तक उन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा था और ईस्टर्न पार्ट में आसाम तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। मतलब मगध महाजनपद का जो साम्राज्य है वो काफी विस्तार पूर्वक तरीके से स्थापित था। लेकिन मौर्य वंश का पतन हुआ। पतन होने के बाद में ये जो भारतीय महाद्वीप है इस पर अलग अलग राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया। तो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना होती है और ये जो मौर्योत्तर काल, मौर्य वंश के पतन के बाद में जो समय की शुरुआत हुई उसको हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई 185 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईस्वी तक। ये जो समय है इसको हम जानेंगे मौर्योत्तर काल के नाम से, क्योंकि 300 ईस्वी के समय में फिर गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। और फिर एक तरीके से जिस तरीके से मौर्य वंश एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था उसी तरीके से जो गुप्त साम्राज्य है वो भी एक बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे। अगर हम ओवरऑल डिस्कस करने की बात करें तो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो समय है उसके बारे में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मौर्य वंश का पतन हुआ, शुंग वंश की स्थापना हुई। इसी तरीके से अगर इस रीजन में हम देखें तो उसी समय में जब यहाँ पर शुंग वंश था उसी समय में यहाँ पर सातवाहन जो डायनेस्टी है उसकी यहाँ पर स्थापना हुई। इसके दक्षिण में अगर हम देखें, दक्षिणी भारत में अगर हम देखें, सर्दर्न इंडिया में देखें तो यहाँ पर तीन डायनेस्टी यहाँ पर थी जिसमें है चोला, चेरा और पांड्या। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर डायनेस्टी हुई, 3 डायनेस्टी। इसके अलावा यहाँ पर ये वाला जो रीजन है जिसको उत्तरी और पश्चिमी भाग हम बोलते हैं, तो उत्तरी और पश्चिमी भाग में जो जब अशोक राजा था, अशोक सम्राट था, तब भी हमने देखा था कि यहाँ से विदेश आक्रमणकारी जो हैं यहाँ पर आक्रमण करना उन्होंने शुरू कर दिया था उस समय। लेकिन अशोक सम्राट ने अपनी जो सीमाएं हैं उनको काफी ज्यादा मजबूत कर रखा था, इस कारण से वो लोग यहाँ पर आक्रमण नहीं कर पाए। लेकिन हमने देखा था कि सेल्यूकस निकेटर एक विदेशी आक्रमणकारी, लेकिन वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने अपना एक राजदूत जो है वो मौर्य साम्राज्य में स्थापित किया और उसका नाम है मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी बेसिक चीजें इस बुक से हमें पता चलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आए हिंद यवन, जिन्होंने यहाँ पर इस एरिया पर शासन किया, हिंद यवन जिसको इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं शक, जिनको सीथियंस के नाम से भी जानते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं पार्थियन जो है वो ईरान वाली जगह से आए थे। और ये जो पार्थियन जो थे ना, इन्होंने यहाँ पर जो शक थे उनको हरा दिया था किसी युद्ध में। तो शक जो है उनका एक पार्ट जो है वो गुजरात के इस एरिया में आकर के सेटल हो गया था, जिसको पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद में 4th नंबर पर यहाँ पर आते हैं कुषाण शासक, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट राजा था कनिष्क। ठीक है, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम उनकी कुछ कैपिटल है, जैसे कि उनकी मथुरा कैपिटल रहेगी कनिष्क की, और एक उनकी कैपिटल रहेगी पुरुषपुर, जिसको पेशावर के नाम से जानते हैं। तो 2 कैपिटल, जिनमें से एक कैपिटल थी मथुरा, जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो कनिष्क और इससे पहले जो कुषाण वंश के जो और राजा थे वो बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। तो ये हमने देख लिया कि मौर्योत्तर काल में जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहां पर ये शासन स्थापित थे, दक्षिणी जो भाग है वहां पर ये शासन स्थापित थे, और यहाँ पर शुंग वंश स्थापित हुआ। अब शुंग वंश के बाद में यहाँ पर जो है वो कर्ण वंश स्थापित होता है। सातवाहन जो डायनेस्टी थी इसकी जगह पर वाकाटक डायनेस्टी जो है वो स्थापित होती है। ये डायनेस्टी उस समय आती है जब पूरे भारत में दोबारा से गुप्त साम्राज्य की जो है शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर और दक्षिण भारत में अगर हम देखें, जहाँ पर चोला, चेरा और जो पांड्या जो डायनेस्टी है, वहां पर चालुक्य जो डायनेस्टी है, चालुक्य और पल्लव जो डायनेस्टी है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है सर्दन वाले रीजन में इनकी जगह पर। अब ये जो चोला, चेरा और पांड्या जो डायनेस्टी जो वंश हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है संगम साहित्य से। संगम साहित्य क्या है कि यहाँ के जो कवि थे, तमिल लिटरेचर के जो कवि थे, वो मिल करके अपना एक
एक तरीके से अपनी जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बना रखा होगा, उसकी टाइम टू टाइम मीटिंग होती होंगी। तो उनकी जो मीटिंग है वो मदुरई में हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। और इस मीटिंग में ऐसा बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट जो सेंट है, जो गॉड है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उन्हीं लिटरेचर से हमें पता चलता है चोला चेरा डायनेस्टी के बारे में, पांड्या डायनेस्टी के बारे में, और इस एरिया में किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था थी, गांवों और शहरों की क्या व्यवस्था थी, ये सारी बातें हमें यहाँ से पता चलती है। इसके बारे में भी हम चैप्टर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि मौर्योत्तर काल जो है उसमें किस तरीके से शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे कि कंप्लीट मौर्योत्तर काल में किस तरीके से जो चीजें हैं, गांव और शहरों का विकास हुआ, व्यापार जो है वो किस तरीके से बढ़ा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको ये बात तो पता होगी कि 1000 ईसा पूर्व जो है वो लोहे का आविष्कार हो जाता है। लोहे का आविष्कार हो जाता है। अब जो लोहे का आविष्कार हुआ तो कृषि कार्यों में लोहे से बने हुए यंत्रों का यूज होने लगा, मतलब कृषि का उत्पादन बढ़ने लगा था। लेकिन मौर्योत्तर काल आते आते लोहे का यूज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया और कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा था। राजा जो है उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया था कि सिंचाई व्यवस्था प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि का उत्पादन बढ़े। और जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो राजाओं को ज्यादा से ज्यादा कर मिलेगा और राजाओं को अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, अपनी सेना को बनाए रखने के लिए कर की बहुत ज्यादा, धन की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। तो हमने ये देखा कि मौर्योत्तर काल में जो सिंचाई व्यवस्था है वो काफी ज्यादा विकसित हो जाती है और सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय ये सब बनाई गई। कृत्रिम जलाशय मतलब जमीन को खोद करके बड़ी बड़ी जो जगह है, बड़ी बड़ी झील जो है वो बनाई गई ताकि पानी को यहाँ पर स्टोर किया जा सके। अब कृत्रिम जलाशय बनाए गए मतलब लोहे से बड़ी बड़ी इस तरीके की मशीनों का निर्माण किया जाने लगा ताकि इस तरीके की व्यवस्था की जा सके। मतलब लोहे का यूज जो है वो काफी ज्यादा इस समय तक बढ़ गया था। अब राजा जो है उन्होंने खुद ने फोकस किया था कि सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाया जाए, क्योंकि राजा को चाहिए कर, और कर चाहिए तो वो चाहते थे कि जब रेगुलर पानी की व्यवस्था होगी तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा हमें कर मिलेगा। अब जो लोग थे उन्होंने भी काफी ज्यादा मेहनत की और मेहनत करके कृषि का जो उत्पादन है वो बढ़ाया, जिससे राजस्व भी बढ़ा और जो किसान है उनको भी फायदा मिला। क्योंकि पहले जो कृषि जो थी वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा के ऊपर जो निर्भर करती थी, अब सिंचाई की वजह से जो उत्पादन की जो अनिश्चितता है वो काफी ज्यादा खत्म हो गई थी। तो पहली बात हमने डिस्कस की कि मौर्योत्तर काल में लोहे का यूज काफी ज्यादा बढ़ गया और दूसरा जो है वो सिंचाई व्यवस्था भी काफी अच्छे लेवल पर विकसित हो गई थी। अब हम देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में गांव जो है वो किस तरीके से थे। तो हमारे भारत में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों ही जगह पर गांव की व्यवस्था थी। तो यहाँ पर बता रखा है कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में जो गांव में रहने वाले जो लोग थे उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो ये जो टर्म है ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में इन टर्म को लेकर के पूछ लेते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब था। तो दक्षिणी और उत्तरी भारत के गांवों के बारे में बता रखा है। दक्षिण भारत में मतलब तमिल क्षेत्र में बड़े बड़े भूस्वामी जिनके पास में बड़ी बड़ी जमीनें थी उनको वेलल्ला के नाम से जानते थे। जो छोटे छोटे किसान थे या हलवा थे उनको उणवार के नाम से। और ऐसे लोग जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, जो भूमिहीन मजदूर थे, जो दूसरों की जमीनों पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे, उनको दास कड़ैसियार या अधिमई उनको बोला जाता था। इसी तरीके से देश का जो उत्तरी भाग है मतलब भारतीय महाद्वीप का जो उत्तरी भाग था वहां पर भी गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ज्यादातर एक ही परिवार के लोग इस पोस्ट पर रहते थे। मतलब ये जो ग्राम भोजक की जो पोस्ट थी वो अनुवांशिक थी, मतलब पहले बाप बना, बाप के बाद में उसका बेटा बना, फिर बेटे का बेटा बना, इस तरीके से। अब ये जो ग्राम भोजक जो पोस्ट थी वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। तो राजा क्या करता था, इन्हीं लोगों को बोल देता था कि इस गांव से जो कर की व्यवस्था करनी है वो आप ही कर लोगे। दूसरा, इन गांवों में छोटे किसान भी होते थे, स्वतंत्र किसान भी होते थे जिनको गृहपति बोलते थे, और कुछ ऐसे लोग भी होते थे जिनके पास में खुद की जमीन नहीं होती थी, और ऐसे लोग स्त्री और पुरुष दोनों होते थे जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका यापन करते थे। इनको दास कर्मकार के नाम से जानते थे। अब ये जो ग्राम भोजक जो लोग थे जो कर भी इकट्ठा कर लेते थे और एक तरीके से शक्तिशाली उनकी पोस्ट थी, तो कभी कभी वो न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी किया करते थे। इसके अलावा गांवों वाले एरिया में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे लोग भी रहा करते थे।
नेक्स्ट यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया कि दक्षिणी भारत में जो चोला चेरा डायनेस्टी जो थी उनके बारे में हमें पता चलता है तमिल साहित्य से, जिसको संगम युग के नाम से भी जानते हैं। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोलते हैं। लगभग 2300 साल पहले इसकी रचना हुई, मतलब 2300 साल पहले अगर हम देखें तो 300 ईसा पूर्व जो है इसकी रचना हुई थी। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। कवियों का जो सम्मेलन होता था उसमें इनका संकलन किया जाता था, और गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वो संगम साहित्य में, मतलब अभी जो हमने देखा ना कि दक्षिणी भारत में गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता था, तो ये सारी बातें हमें तमिल साहित्य से पता चलती है। अब बात कर लेते हैं नगरों की, कि मौर्योत्तर काल में जो नगर थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शहरों के बारे में जो हमें पता चलती है वो हमें जातक कथाओं से पता चलता है। अब ये जातक कथाएं क्या थी, तो बौद्ध भिक्षु जो थे, बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो भिक्षु थे, उन्होंने इन जातक कथाओं का संकलन किया था, और यहाँ पर एक कहानी के थ्रू बता रखा है कि किस तरीके से एक पर्सन जो है वो गांव में रहता था, फिर किस तरीके से पैसा इकट्ठा करके वो शहर चला गया, और शहर जो वर्ड है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है। तो प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार जो है, मतलब हमें स्कल्पचर से भी पता चलता है कि उस टाइम कुछ चीजें बनाई गई हों, तो उस टाइम गांव को किस तरीके से दर्शाया गया, शहर को किस तरीके से दर्शाया गया, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो इनसे हमें शहरों, गांवों की, मतलब किससे क्या पता चला कि हमें उस समय के बारे में किस किस से पता चला। एक तो पता चला कि जो जातक कथाएं उनसे पता चला, मतलब किससे पता चला, लिटरेचर से पता चला। दूसरा हमें पता चला आर्किटेक्चर से, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता चलती हैं कि मौर्योत्तर काल में शहरों और गांवों के बारे में हमें जानकारी किस किस से मिलती है। तो यहाँ पर सांची की मूर्ति कला को रखा है कि जो मूर्ति कला के जो नमूने हैं इसमें शहर के एक जीवन का दृश्य यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ वलय कूप भी मिले हैं। तो शहरों में एक तरीके से निकासी के लिए इन वलय कूप का यूज किया जाता होगा, नाली या कूड़ेदान के लिए यूज किए जाते होंगे, शौचालयों के रूप में इनका यूज किया जाता होगा। मतलब उस समय के जो लोग हैं वो स्वच्छ भारत में एक तरीके से स्वच्छता में विश्वास रखते थे। उस समय शहरों के जो महल, बाजार और आम घरों के अवशेष हमें काफी कम मिलते हैं। ऐसा लगता है कि लकड़ी और मिट्टी घरों या कच्ची मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्परों से ये चीजें बनी होती थी, ताकि समय के साथ में वो नहीं टिक पाए और इनकी जो है वो खोज नहीं हो पाई। हालांकि आने वाले टाइम में जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुरातत्वविद हैं, वो इसके बारे में पता कर सकते हैं। प्राचीन शहरों में हमें पता चलता है कि नाविक और यात्री, मतलब जो फॉरेनर जो लोग आते थे, जो भी नाविक और यात्रिक थे, उनकी जो भी इंपोर्टेंट रचनाएं होती हैं उनसे हमें पता चलता है। तो ऐसा ही एक नाविक था जिसने भरूच नामक जगह के बारे में बताया है कि भरूच जो जगह है वो काफी ज्यादा संकरी जगह है, और वहां पर जो लाना चीजों को वो काफी ज्यादा मुश्किल है नाव को लाना। ये जो भरूच जो जगह है इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। यहाँ पर किन किन चीजों का आयात और निर्यात होता था। तो निर्यात यहाँ से होता था हिमालय की जड़ी बूटियों का, हाथीदांत का, गोमेद का, कार्निलियन का, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र का। और आयात होता था राजा के लिए व्यापारी जो है विशेष उपहार लाते थे, जिसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े, ये सारी चीजें जो हैं वो राजा के लिए लाया करते थे। तो ये भरूच जो जगह है इसको लेकर के देखो, आपको पता होना चाहिए भरूच कहाँ है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें यहाँ पर लाई और ले जाई जाती थी। तो क्या क्या पता चल गया, हमें पता चल गया किन किन चीजों से पता चलता है उस चीज के उस समय के बारे में। तो हमें पता चलता है लिटरेचर से, हमें पता चलता है उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट से क्या 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 चीजें बनाई गई थी, किस तरीके की मूर्तियां बनाई गई थी, उन सब से। और एक पता चलता है कि विदेशों से जो लोग नाविक और यात्री के रूप में आते थे उनकी जो रचनाएं हैं उनसे भी हमें पता चलता है। तो ये भरूच जो जगह है जिसको बेरी गाजा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें इस मैप में तो ये वाला जो रीजन है ये गुजरात का, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में हम खंबात की खाड़ी जानते हैं, तो ये वाला रीजन था भरूच वाला रीजन। तो यहाँ पर आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पर ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र वाला रीजन। तो ये काफी संकरी जगह है, ठीक है, ये काफी संकरी जगह है। तो यहाँ पर नाव को लाना काफी ज्यादा मुश्किल उस समय रहा होता होगा। तो ये भरूच जगह के बारे में बताया हुआ है। दूसरा अगर हम देखें तो सिक्के जो हैं उस समय के हमें सिक्के भी मिलते हैं। तो सिक्के जो थे वो पंचमार्क सिक्के थे, मतलब जिसको आहत सिक्के के नाम से भी जानते हैं। पंचमाहत सिक्के क्या होते हैं,
और इस समय के जो सिक्के थे वो चांदी या सोने के, मतलब कंडीशन दिखाते हैं आपको कि उस समय का जो राज्य का जो शासन था वो कितना ज्यादा मजबूत था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, सिक्के की ये एक सतह है, ये दूसरी सतह है, तो इस तरफ जो है वो किसी चीज से मारा जाता था, और जिस चीज से मारा जाता था वो जो भी मार्क हुआ होते होंगे वो इस तरीके से उभर करके बाहर आ जाते थे दूसरी तरफ। इनको बोलते हैं पंचमार्क सिक्के या फिर आहत सिक्के। अब जो संगम साहित्य, जिससे हमें दक्षिण भारत के चोला, चेरा और पांड्या डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, उन्हीं संगम साहित्य की एक रचना है। इसमें उन्होंने एक जगह के बारे में बताया है, एक पोर्ट के बारे में बताया है, और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए, नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। मतलब यहाँ पर संगम साहित्य में एक बात बता रखा है कि एक चीज आप दे रहे हो और दूसरी चीज आप ले रहे हो, मतलब यहाँ जो है वो बार्टर सिस्टम जो है वो संगम समय में, संगम युग के समय में बार्टर सिस्टम था कि पैसा नहीं था तो आप चीज के बदले चीज लेकर के अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हो। अब उस समय के जो नगर थे, मौर्योत्तर काल के जो नगर थे, उसमें और काम भी होते थे। काम क्या होता था, तो यहाँ पर बता रखा है, एक नगर के बारे में यहाँ पर बता रखा है, और नगर है कौन सा नगर है, यहाँ देखो मथुरा, जिसके बारे में हमने देखा था ना कि कुषाण का जो राजा था, कुषाण वंश का राजा कनिष्क, जिसकी कैपिटल रहेगी मथुरा। तो यहाँ पर बता रखा है कि 2500 साल से भी ज्यादा समय तक ये जो शहर है वो काफी महत्वपूर्ण रहा, और इसमें उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के लिए और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए इस एरिया से गुजरना होता था। ये जो मथुरा है आज प्रेजेंट टाइम में आपको पता ही होगा कि जो हमारा यूपी वाला जो रीजन है, राजस्थान के साथ टच होता हुआ रीजन, राजस्थान यूपी और दिल्ली वाला जो रीजन है, वहां पर जहां भगवान कृष्ण का जन्म माना जाता है, और काफी ज्यादा जो आपने भी विजिट की होगी, नहीं किया तो जाइए, वहां पर आपको काफी ज्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मथुरा जो शहर था, चारों तरफ से किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे, आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी रहा। पहली राजधानी पुरुषपुर, जिसको पेशावर के नाम से जानते हैं, और मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं, और कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। ठीक है, आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जिनसे पता चलता है कि स्त्री या पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को जो दान दिया जाता था, उससे ये बातें पता चलती हैं। शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लुहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। दूसरा यहाँ पर बताया जाता है कि जो शहर थे वहां पर शिल्प भी थे और शिल्पकार भी थे। और ये जो शिल्पकार थे वो क्या करते थे कि मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। मतलब मौर्योत्तर काल में हमने ये देखा कि कृषि का जब उत्पादन बढ़ गया तो उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बर्तन चाहिए। तो इस समय के जो बर्तन मिलते हैं वो उत्तरी भारत में जो मिलते हैं वो काले चमकीले पात्र, मतलब काले रंग के होते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनके ऊपर चमक भी होती है। ये जो बर्तन है वो ज्यादातर उत्तरी जो उपमहाद्वीप का उत्तरी भाग है वहां पर मिलते हैं, काले रंग के होते हैं, खास चमक होती है। अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष हमें नहीं मिले हैं, ऐसा लगता है कि बचे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में भी पता चलता है मौर्योत्तर काल में। तो इसके दो महत्वपूर्ण केंद्र, तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। आज भी ये इंपोर्टेंट केंद्र है किसके, जो हमारे वस्त्र उत्पादन की। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अब देखो, जब हमने देखा कि ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो काफी अच्छे लेवल पे है, तो काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड होगा तो काफी बड़ी संख्या में लोग काम करेंगे, और काफी बड़ी संख्या में लोग काम करेंगे तो ये शिल्पकारों ने मिलकर के अपना अपना संघ बना लिया, जिन्हें हम श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारे, अगर आप आजकल देखो तो आपके हर शहर में जो है वो व्यापारी संघ होगा। सेम उसी तरीके से उस समय के भी जो भी शिल्पकार थे उन्होंने अपना संघ बना लिया, और इसको हम बोलते थे श्रेणी। ये शिल्पकारों की जो श्रेणी थी उनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की जो श्रेणियां थी वो व्यापार का संचालन करती थी। मतलब शिल्पकारों की अलग श्रेणी, व्यापारियों की अलग श्रेणी।
ये जो श्रेणियां थी वो बैंक का काम भी करती थी। लोग यहाँ पैसा जमा रखते थे, धन का निवेश लाभ के लिए यहाँ का निवेश किया जाता था और मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा कराने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को भी दिया जाता था। मतलब एक तरीके से जो लोग पैसा कमाते थे उसमें धर्म को भी विकसित करने के लिए उसका यूज किया जाता था। अब यहाँ पर बताया गया है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की इंपॉर्टेंट बुक है जिससे हमें मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। तो उसमें भी यहाँ पर सूत कातने और बुनने के बारे में बताया गया है। और अगर कोई पर्सन अपने काम को ढंग से नहीं करता है तो उसके लिए पनिशमेंट की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर संगम साहित्य में हमें एक अरिकामेडु पुदुचेरी वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर हम सदर्न इंडिया को देखें तो पुदुचेरी वाला जो रीजन है वहाँ पर ये अरिकामेडु एरिया की जगह के बारे में पता चलता है संगम साहित्य से। तो ये अरिकामेडु क्या था, वो एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था। तो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में 2200 से 1900 साल पहले, 2200 से 1900 मतलब 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक का जो समय है, उस समय इसका यूज करते थे एक बंदरगाह के रूप में, पत्तन के रूप में। दूर दूर से जहाज जो है वो यहाँ पर सामान उतारते थे और यहाँ पर ईंट से बड़ा एक बड़ा ढांचा है, मतलब गोदाम के रूप में उसका यूज किया जाता होगा। और जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे यहाँ पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते होंगे। दोनों तरफ से इन पात्रों के पकड़ने के हत्थे लगे होते हैं। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमत्कार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इस मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मतलब ये अरिकामेडु जो जगह मिली है यहाँ पर हमें बहुत सारी व्यवस्था मिलती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग जो देश थे वहां पर जो व्यवस्था थी उनके अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। मतलब वहां से लोगों ने सीख करके इनको इस एरिया में डेवलप करने की कोशिश की होगी। जैसे हमें अलग जगह के पात्र मिले हैं तो हो सकता है वहां से लाया गया हो या वहां से सीख करके इनको यहाँ पर भी डेवलप किया जाता होगा। दूसरा, यहाँ पर रोमन के भी कुछ चीजें मिली हैं, रोम की भी, तो उनको इस एरिया में क्या किया जाता होगा, यहीं पर बनाई जाती होंगी ये सारी चीजें। तो ये हमने डिस्कस किया कि मौर्योत्तर काल में गांव और शहरों का जो विकास है वो किस तरीके से था। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हो जाती है, मतलब 1000 ईसा पूर्व। लोहे के प्रयोग में जो बढ़ोतरी है वो नगर, आहत, सिक्के, इन सब की बढ़ोतरी जो है वो लगभग 2500 साल पहले, मतलब 500 ईसा पूर्व जो है वो हो जाती है। संगम साहित्य की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हो जाती है। और अरिकामेडु का जो पत्तन, जो बंदरगाह था, वो 2200 से 1900 साल पहले जो है वो इस यहाँ यूज किया जाता था। देखो ये जो डेट है ना, इससे आप अपने आप को मिसगाइड नहीं करना है आपको। अब देखो ये मैंने ईसा पूर्व देखा तो हमने शुरुआत में जो इतिहास की जो टाइमलाइन देखी थी उसमें 2022 अभी चल रहा है, ये है 0। और मान लो ये आपको दे रखा है कि 300 साल पहले, और मैंने आपको बताया यहाँ पर लोहे का प्रयोग किया जाता, शुरुआत हुई 1000 ईसा पूर्व। तो 0 से, अगर ईसा पूर्व की बात हो रही है तो आपको 0 से मान ज्ञात करना है, मतलब 1000 ईसा पूर्व। और यहाँ पर अगर हम टोटल साल पहले की बात हो रही है तो अभी 2000, 0 से 2000 साल ये हो गए, तो इसमें 1000 आप जोड़ोगे तो टोटल टाइम पीरियड हो गया 3000 साल पहले। तो अगर ये बोला जाए कि लोहे की शुरुआत कैसे हुई, तो अगर आप बोलो 1000 ईसा पूर्व तो भी सही है, और अगर आप बोलो 3000 साल पहले तो ये भी सही है। तो एनसीईआरटी में जो भी इस तरीके की तिथि डेट दे रखी हैं उनको आप इस तरीके से रिलेट करके देखने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छे से डेवलप हो पाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।